नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आज की खबरों पर गौर करें तो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। एसआईआई दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तथा एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित टीके को बुधवार को मंजूरी प्रदान की थी। सीडीएससीओ की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को टीके के आपात उपयोग की मंजूरी देने के एसआईआई के आवेदन पर विचार किया था और इस मामले में शुक्रवार को एक बार फिर समीक्षा की। सीडीएससीओ ने एसआईआई से पहले अतिरिक्त सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी जानकारी भी मांगी थी। सूत्रों ने बताया कि एसआईआई के आवेदन के बाद से समिति ने भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी देने की उसकी अर्जी पर विचार करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस मामले में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आपात उपयोग की मंजूरी के आवेदन पर एसआईआई में सरकार और नियामक मामलों के अतिरिक्त निदेशक प्रकाश कुमार सी के हस्ताक्षर है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा के लिहाज से देखें तो कोविशील्ड ने अपेक्षित प्रतिकूल स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया। अधिकतर अपेक्षित प्रतिक्रियाएं गंभीरता से लिहाज से बहुत मामूली थी और उन्हें सुलझा लिया गया तथा कोई अन्य लक्षण नहीं दिखाई दिए। आवेदन के अनुसार इसलिए कोविशील्ड सुरक्षित है और लक्षित जनसंख्या पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए इसका प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एसआईआई ने ऑक्सफोर्ड के टीके के आपात उपयोग की मंजूरी के लिए 6 दिसंबर को भारत के औषध महानियंत्रक को आवेदन किया था, तो वहीं हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 7 दिसंबर को अपने स्वदेश विकसित कोवैक्सीन टीके की मंजूरी के लिए अर्जी दाखिल की थी। फाइजर कंपनी ने अपने टीके को नियामक मंजूरी देने के लिए 7 दिसंबर को आवेदन किया था। आगे नई खबर पर गौर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 यानी कि आज सुबह करीब 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता भारत के तहत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। नए साल में यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम था। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार 6 शहरों इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ और राजकोट में 1000 से अधिक मकानों का निर्माण करेगी। इस कार्यक्रम में आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का उत्तम उदाहरण है। इन प्रदेशों की प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और अन्य संबंधित कारकों के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान का भी प्रावधान किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट के तहत भूकंप विरोधी मकान बनेंगे और काफी सस्ते भी होंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत शहरी गरीबों को सिर्फ 5.25 लाख रुपए में 415 वर्ग फीट के फ्लैट सौंपे जाएंगे। आगे नई खबर पर गौर करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार 3 जनवरी को होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह में दिन में 12:30 बजे होने की संभावना है। नए मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी। इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को जगह मिलने की भी संभावना है। शिवराज सिंह चौहान के मार्च 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीसरा मौका होगा जब उनके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तकरीबन दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। रफीक इस समय उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है और उन्हें मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस पद पर ट्रांसफर किया गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के 3 नवंबर को वोटिंग करवाई गई थी। इसके बाद 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद से ही शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट होने लगी थी।
उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों पर सफलता मिली। इसके चलते बीजेपी की मध्य प्रदेश विधानसभा में संख्या बढ़कर 126 हो गई, तो कांग्रेस के 96 विधायक है। बीजेपी के 19 जीते हुए विधायक वे थे जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मंत्रिमंडल विस्तार में माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों की वापसी हो सकती है। दरअसल सिंधिया के 2 करीबियों तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव में देरी की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। माना जा रहा है कि कैबिनेट में दोनों की वापसी होनी तय है। मालूम हो कि एदल सिंह कंसाना, इमारती देवी और गिरिराज को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ा। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट उसी समय शुरू हो गई थी जब नवंबर-दिसंबर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 बार शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। 30 नवंबर को सबसे पहले सिंधिया ने शिवराज से मुलाकात की, इसके बाद 11 दिसंबर और फिर 26 दिसंबर को मुलाकात की थी। इससे बाद से ही कयास जगाए जा रहे थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आगे नई खबर पर गौर करें। दिल्ली में नववर्ष के मौके पर भीषण शीतलहर के कहर और तापमान के 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई छठे दौर की वार्ता में बिजली संशोधक विधेयक 2020 और एनसीआर एवं इसके सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश संबंधी आशंका को दूर करने को लेकर सहमति बनी थी। प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% समाधान हो गया है और शेष 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। हाड़ कपाने वाली ठंड में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले 1 महीने से केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लगी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी है, जहां सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सैकड़ों सुरक्षा कर्मी तैनात है। प्रदर्शन से कई जगह जाम भी लगा हुआ है और पुलिस को कुछ मार्गों पर यातायात परिवर्तित करना पड़ा। दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार को ट्वीट कर लोगों को बंद मार्गों की जानकारी दी और उन्हें दूसरे मार्गों से होकर गुजरने को कहा। उसने ट्वीट किया कि टिकरी ढासा बॉर्डर पर यातायात पूरी तरह बंद है। जटिकरा बॉर्डर केवल हल्के वाहनों, 1 या 2 पहिया वाहनों और राहगीरों के लिए खुला है। इस साल सितंबर में अमल में आए तीनों कानूनों को केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश किया है। उनका कहना है कि इन कानूनों के आने से बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे। दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि इन कानूनों में एमएसपी का सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा और मंडियां भी खत्म हो जाएगी तथा खेती बड़े कॉरपोरेट समूह के हाथ में चली जाएगी। तो सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली बनी रहेगी और उसने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। तो खबरों में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. वेलकम बैक। आगे नई खबर पर गौर करें तो
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के साथ कोविड-19 टीकाकरण के लिए 2 जनवरी को होने वाले ड्राई रन के लिए समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि हेल्थ वर्कर की लिस्ट बना ली गई है और उसे कोविड प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी। उन्होंने कोरोना के टीकाकरण को देश में होने वाले चुनाव की तरह बताया। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जैसे हम चुनाव के दौरान तैयारी करते हैं, उसी तरह हमें सभी मेडिकल टीमों के प्रत्येक सदस्य को जिम्मेदारी से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने आगे बताया कि नेशनल लेवल पर 2000 मास्टर ट्रेनर्स होंगे। देश के राज्यों और जिलों में ट्रेनिंग जारी है। यह पूरी प्रक्रिया चुनाव कराने के समान है, जहाँ एक बूथ पर टीम को भी प्रशिक्षित किया जाता है। इस ट्रेनिंग के जरिए से न्यूनतम विवरणों पर गहन शोध किया जाता है। कम से कम 2 टीकों ने ड्रग कंट्रोलर और विशेषज्ञों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन भेजे हैं। उनके डेटा का अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञों की समिति ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आवेदन पर बैठक करेगी। माना जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड टीके को मंजूरी दे दी जाएगी। आगे नई खबर पर गौर करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा एक व्यवसायी की हत्या की निंदा की। इस बीच अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में निश्चल ज्वेलर्स के मालिक सतपाल निश्चल की हत्या की निंदा की। अज्ञात बंदूकधारियों ने कल शाम उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह की हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। तो मुफ्ती ने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि कल श्रीनगर में एक निर्दोष व्यक्ति की बर्बर हत्या की निंदा करती हूँ। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना। बुखारी ने यहाँ जारी एक बयान में इस घटना को विध्वस्त करार दिया और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा, इस तरह की अमानवीय और बर्बर घटनाएं दुनिया के किसी भी सभ्य समाज के लिए घृणित और अस्वीकार्य है। हर किसी को इसकी निंदा करनी चाहिए। शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए बुखारी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और उसके परिवार, रिश्तेदारों तथा दोस्तों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। आगे नई खबर पर गौर करें। नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाने के क्रम में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर महामारी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के जवानों ने गुरुवार रात को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना किट और फूल भेंट देकर स्वागत किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण समारोह पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस विचार से यात्रियों में बेहद खुशी दिखी। पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि फूलों के साथ यहां आने वाले यात्रियों का स्वागत करने के अलावा यात्रियों को एक कोरोना किट भी दी गई, जिनमें एक फेस मास्क, एक जोड़ी दस्ताने और एक बोतल सैनिटाइजर की थी। किट में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए याद दिलाने वाला एक बेस भी था। डीसीपी रंजन ने कहा कि इस पहल से न केवल आने वाले यात्रियों को अच्छा महसूस कराया, बल्कि नए साल की पूर्व संध्या पर ड्यूटी पर तैनात हमारे जवानों का भी मनोबल बढ़ाया। कोरोना किट वितरित करने के पीछे का उद्देश्य यात्रियों को कोविड-19 प्रतिबंधों के बारे में जागरूक करना और उन्हें सभी बिंदुओं पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए याद दिलाना था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारे जवानों ने यात्रियों के साथ बात की और उन्हें कैब बुक करने, कुली तलाश करने और उन्हें आवश्यकता अनुसार पार्किंग स्थल का पता लगाने में भी सहायता प्रदान की। आगे नई खबर पर गौर करें। रक्षा उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम GRSE ने भारतीय नौसेना को 8वें एवं अंतिम लाइट फाइट यूटिलिटी पोत की आपूर्ति कर दी है, जिससे देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिली है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी के ये जानकारी दी है। GRSE के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियल एडमिरल वीके सक्सेना ने बताया कि इस अभयचर पोत को रणनीतिक रूप से अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास तैनात किया जाएगा, जो दक्षिण चीन सागर की ओर से जाने वाले अहम समुद्री रास्ते के करीब है। उन्होंने बताया कि इसे खास तौर पर सबसे अधिक दुर्गम तटीय इलाकों में सैन्य अभियान को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है।
सक्सेना ने बताया कि कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से लागू लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने सफलतापूर्वक 8 LCU पोत निर्माण के कार्य के तहत आखिरी पोत की आपूर्ति भारतीय सेना को कर दी है। LCU पोत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है और कंपनी ने 90% स्वदेशी पुर्जों से इसका निर्माण किया है। सक्सेना ने बताया कि पोत विश्व स्तरीय डिजाइन और श्रेणी के मामले में खास है। इसे भारतीय नौसेना की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह 15 नॉट की गति से 7 उथले तटीय इलाकों में बखूबी काम कर सकता है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रत्येक पोत जहाजों के साथ साथ युद्धक टैंक, व्यक्तिगत वाहन एवं अन्य सैन्य वाहनों को भी तट पर पहुंचा सकते हैं। तो खबरों में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. वेलकम बैक। आगे नई खबर पर गौर करें तो आनंदवल्ली एक दशक पहले जब अंशकालिक सफाई कर्मी के तौर पर काम करने के लिए पत्नापुरम ब्लॉक पंचायत पहुंची थी तो उन्हें सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह स्थानीय निकाय की प्रमुख बन जाएगी। वंचित वर्ग के सशक्तिकरण की प्रतीक अनुसूचित जाति की आनंदवल्ली हालिया स्थानीय निकाय चुनावों के बाद पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई है। माकपा के सदस्य आनंदवल्ली ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे कार्यालय में इतने बड़े पद पर पहुंच पाऊंगी जहां मैं अंशकालिक सफाई कर्मी का काम कर रही थी। हालिया निकाय चुनाव में अधिकतर सीटें जीतने वाले माकपा नीत LDF के पत्नापुरम ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए आनंदवल्ली के नाम का प्रस्ताव दिया। पत्नापुरम की 13 सदस्य की ब्लॉक पंचायत में LDF ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस नीत UDF को 6 सीटें मिली। अध्यक्ष का दाद पर अनुसूचित जाति या महिलाओं के लिए आरक्षित था। आनंदवल्ली के परिवार के कुछ और भी सदस्य माकपा से जुड़े हैं। उनके पति पार्टी की स्थानीय कमेटी के सदस्य हैं। आनंदवल्ली ने कहा कि पिछले सप्ताह तक वह ब्लॉक कार्यालय में जिन अधिकारियों के पास चाय पहुंचाती थी वह भी उन्हें ब्लॉक पंचायत के शीर्ष पद पर देखकर खुश हुए। माकपा की शाखा कमेटी सदस्य आनंदवल्ली ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। शुरुआत में मैं थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उन लोगों के समझाने पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और किसी ने मेरी मदद की। मुझे इस संबंध में जानकारी है। आनंदवल्ली 2011 में अंशकालिक सफाई के तौर पर पंचायत कार्यालय से जुड़ी थी। वर्ष 2017 तक उन्हें 2000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। बाद में ये राशि बढ़ाकर 6000 रुपए की गई थी। आगे नई खबर पर गौर करें। बिहार में कोई राजनीतिक संकट नहीं है, ये दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है।
नए साल के पहले दिन परंपरागत आम लोगों या प्रतिनिधि मंडल के सहयोगियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलने के बजाय सीएम नीतीश कुमार पूरे दिन सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उनके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कोई राजनीतिक संकट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब नए साल में पुराने सचिवालय के अपने दफ्तर में सप्ताह में कम से कम एक दिन जरूर बैठूंगा। नीतीश ने कहा कि पहले बराबर यहाँ आते थे, लेकिन इधर कुछ साल से थोड़ा आना जाना कम हो गया था, लेकिन अब मेरे मन में बात आ गई है कि यहाँ बैठकर काम करेंगे, तो इसीलिए हमने आज से ही शुरू कर दिया है। नीतीश सालों तक पुराने सचिवालय के दफ्तर से ही कामकाज करते थे, लेकिन पिछले एक साल से अधिक समय से कैबिनेट की बैठक भी अब उनके दफ्तर संवाद से होती है। जब नीतीश से इस वर्ष की चुनौतियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बारे में तो वो नहीं सोचते हैं, लेकिन जनता की सेवा में जो काम करना है मेरे लिए वही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि पहले से जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों ने इस बार कुछ काम तय किया है, उन सब के क्रियान्वयन के लिए योजना बनानी है, उस पर काम किया जा रहा है। एक एक चीज का सर्वेक्षण करके कहां किस तरीके से कौन सा काम तेजी से हो सकता है उसके बारे में बातचीत करके, और आप जानते हैं कि इस बार जो बजट आएगा उसमें कई चीजों के लिए प्रावधान किया जाएगा। सीएम का इशारा साफ था कि इस बार हर काम के जमीनी हकीकत जानने के लिए वो खुद दौरा करेंगे ताकि इस काम को शुरू कर सके। दूसरी बात यह है कि हर विषय को हमेशा देखते रहना पड़ता है, बीच में कोई भी काम हो रहा है, कहाँ बाधा आ रही है, और जो भी निर्णय लिया गया उसके क्रियान्वयन में कोई कठिनाई तो नहीं है, उसमें कहीं कोई दूसरा निर्णय लेना है या कोई नया निर्णय लेना है, इस पर बराबर समीक्षा करना भी जरूरी होता है। और जब आप किसी चीज को साइट पर जाकर देखते हैं तो लोगों की बात को जानेंगे तो बेहतर ढंग से इस बारे में जानकारी पा सकेंगे। आगे नई खबर पर गौर करें। हिटमैन रोहित शर्मा को चेतेश्वर पुजारा की जगह पहली बार भारतीय टेस्ट का उपकप्तान बनाया गया। नियमित कप्तान विराट कोहली के पितृत्व अवकाश पर भारत लौटने के बाद जब अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान बने थे, तब मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में पुजारा को उप कप्तान नियुक्त किया गया था। टीम प्रबंधन ने पहले ही यह फैसला कर लिया था कि अगर रोहित फिट होकर टीम से जुड़ेंगे तो वह उप कप्तान होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने गोपनीयता रखने की शर्त पर कहा कि विराट की गैर मौजूदगी में अजिंक्य के कप्तान बनने के बाद भारतीय टीम के उप कप्तान को लेकर कोई भी संदेह नहीं था। यह हमेशा रोहित ही थे और पुजारा को यह जिम्मेदारी तब तक के लिए सौंपी गई थी जब तक वह टीम से नहीं जुड़े थे। अधिकारी ने कहा कि रोहित लंबे समय से सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय टीम के उप कप्तान है। ऐसे में यह जाहिर है कि विराट की गैर मौजूदगी में वह टीम के नेतृत्व समूह का हिस्सा लेंगे। रोहित सिडनी में 14 दिनों की क्वारंटाइन पूरा करने के बाद बुधवार को मेलबर्न में भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। अभी हालांकि यह पता नहीं चला कि रोहित शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करेंगे या मध्य क्रम से खेलेंगे। आगे नई खबर पर गौर करें तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया और उसमें आग भी लगा दी। इसे लेकर भारत ने पाकिस्तान के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार ने क्षतिग्रस्त हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण की बात कही है। जारी बयान में प्रांतीय सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मंदिर का बिना किसी देरी के पुनर्निर्माण किया जाए और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के गंभीर मामलों से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सरकार इस मामले की जांच करेगी और मंदिर के इस विध्वंस और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। भारत ने कहा कि यह पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान में किसी मंदिर में तोड़फोड़ हुई हो। कई सालों से ये चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से मामले की जांच रिपोर्ट को साझा करने के लिए कहा है। तो खबरों में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोप